हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेदांत आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं विशाल चौधरी, उसी एनसीईआरटी की सीरीज के साथ में ज्योग्राफी 6th क्लास 3rd चैप्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही अपने आप में इसका महत्व बताता है, पृथ्वी की गतियां। हम जिस सोलर सिस्टम के, हमारा सोलर सिस्टम है, उसके जिस ग्रह पर रहते हैं वही पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी की गतियों को पढ़ लेंगे तो हमें किन किन बातों की जानकारी हो जाएगी, वो क्या क्या है। देखिए, हम ये बता सकते हैं कि ऋतुएं परिवर्तन किस आधार पे होती है। जो मौसम परिवर्तन होता है, 3 ऋतुएं होती हैं भारत में जनरली। वहीं अगर बात करें कि जो डे और नाइट किस प्रकार की गति के कारण होते हैं, जो आप संक्रांति के बारे में पढ़ते हैं, आखिर वो कौन कौन सी डेट हैं जिसको उत्तरी ध्रुव में दिन सबसे बड़ा और रातें सबसे छोटी, और वहीं दक्षिणी ध्रुव में दिन सबसे छोटा, रातें सबसे बड़ी होती है। आखिर क्या कारण है कि 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा और उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर रात होगी। वहीं जिस समय उत्तरी ध्रुव पर रात होगी, दक्षिणी ध्रुव पर उस समय दिन होगा, और 6 महीने का। इन सभी सवालों के अगर कोई हमें जवाब दे सकता है तो पृथ्वी और सूर्य की सापेक्ष गतियां दे सकती है। इसीलिए इस चैप्टर का, इस अध्याय का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है पृथ्वी की गतियां। चल शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। इनको सबसे ज्यादा क्लियर अपने माइंड में कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है इन चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। अबे कहां से आ गया, इनको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, घूर्णन क्या है? घूर्णन को बोलते हैं रोटेशन, और परिक्रमण क्या है? परिक्रमण है रेवोल्यूशन, यानी रिवॉल्व करना। रिवॉल्व करना, अंतर क्या है? अगर मैं घूर्णन की बात करूंगा, रोटेशन की बात करूंगा, तो पृथ्वी की इस तरीके से गति की बात करूंगा, और वहीं अगर मैं बात करूंगा रिवॉल्व करने की यानी परिक्रमण की, तो अगर मैं इसको सूर्य मान लूं तो पृथ्वी इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है उसको मैं परिक्रमण कहूंगा। विशेष रूप से इन दोनों गतियों को अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी सारी चीजें हम आगे आज पढ़ने वाले हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि फरवरी 4 साल में 29 दिन की कैसे हो जाती है। जनरली हम फरवरी देखते हैं जो 28 दिन की होती है। लीप ईयर का भी महत्व यहीं से आपको आज पता चलने वाला है। तो कंसंट्रेट करके बैठे रहिएगा, कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, जहां आपको लगे नोट्स बनाने नेसेसरी है बिल्कुल बनाइएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी लेजीनेस या आलस्य नहीं दिखाना है। तो घूर्णन, मैंने रोटेशन बताया, घूर्णन एक जगह घूमना, रेवोल्यूशन किसी चीज के चारों तरफ घूमना है, किसी चीज के विपरीत घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। उसने भी स्पष्ट किया है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को, एक स्थिर कक्षा में, शब्द देखिएगा, एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, जबकि अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जैसा मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि अगर आप एक बोल में एक जो डंडी है वो निकाल देंगे, तो वो समझाने के लिए था। एक काल्पनिक रेखा होती है पृथ्वी के सापेक्ष। ऐसा थोड़ी है पृथ्वी के अंदर से हमने एक लाइन निकाल दी कि पेंचकस इधर से ग्लोब में भारत की तरफ से घुसाएंगे तो अमेरिका की तरफ से निकल जाएगा। ग्लोब में निकल सकता है, इट्स पॉसिबल, लेकिन पृथ्वी जो इतनी बड़ी है उसके अंदर से थोड़ा ही निकल जाएगा, तो काल्पनिक मान लिया जाता है। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ऐसी झुकी हुई है तो ये कोण जो होगा आपका, ये 23.5 डिग्री का होगा, और ये कोण जो आपका होगा ये 66.5 डिग्री का होगा। तो वो इस कोण की बात कर, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। बिना पिक्टोरियल ग्राफ के आप इन चीजों को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। तो चलिए, इसी चीज का सोल्यूशन मेरे पास है
कि मैं आपको इस तरीके से डिफाइन करूं कि आप कभी भूले ना, लेकिन मैं ऊपर करूंगा उससे पहले आप देख लीजिए पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है। ये देखिए, ये जो रोटेशन है इसी को वेस्ट से ईस्ट, और किस फ्रंट की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल हमारे सामने है घूमते हुए, आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसको क्या हो जाता है। चल देखिए, मान लेते हैं ये सूर्य है और ये हमारी अर्थ है। कैसे? ऐसे झुकी हुई। ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा अच्छा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ। मैं एक सीधी लाइन डाल लेता हूं, बिल्कुल सीधी। मान लेते हैं सूर्य की रोशनी इस तरीके से इन पर पृथ्वी के इस भाग पर गिर रही। तो देखिएगा, अलग कलर चूज करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए, मैं जितने भाग पर पृथ्वी के ये रोशनी आ रही है, ये चमक आ रही है, सूर्य का विकिरण पहुंच पा रहा है, मैंने उस भाग को ब्लू कर दिया। मैंने उस भाग को ब्लू कर दिया। अब देखिए, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जब पृथ्वी की स्थिति ये है तो इसके आधे भाग पर जो सूर्य की किरणें पहुंच पा रही हैं, तो आप देख पा रहे हैं साउथ पोल से, और जो ये कौन सा है, मैग्नेटिक पोल है, ये कौन सा है, ज्योग्राफिक पोल है। तो इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हैं कि साउथ पोल के काफी हिस्से में सूर्य की रोशनी पहुंच पा रही है। लेकिन वहीं अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं, वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव सूर्य के सापेक्ष इस स्थिति में। अब देखिए, अगर मैं रात और दिन की बात करूं तो नॉर्थ पोल 6 महीने के लिए अंधकार में चला जाएगा, 6 मंथ के लिए, क्योंकि ये 6 महीने तक पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन इतनी नहीं बदल पाती कि नॉर्थ पोल को 6 महीने तक लगातार प्रकाश मिलता रहे। यहां पर रात बनी रहती है, लेकिन साउथ पोल इस समय प्रकाश प्राप्त करता है, लाइट गेन करता है। तो यहां पर 6 महीने का दिन और यहां पर 6 महीने की रात। इसी को अपोजिट कर लीजिए, अब पृथ्वी को उठा के इधर रख लीजिए। अब क्या होगा, जिस नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक दिन था, रात थी, अब उस नॉर्थ पोल पे 6 महीने के लिए दिन, और साउथ पोल पे ठीक इसका अपोजिट 6 महीने के लिए क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा है। इस फिगर को अगर आप समझ गए होंगे तो आराम से इस चैप्टर को पूरे को आपने कवर कर लिया। तो देखिए, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पे ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। भाई स्पेरिकल है, गोला है, आप सामने से टॉर्च डालोगे तो आधे भाग पे ही तो रोशनी मिलेगी, पीछे का भाग किस में रहेगा, अंधकार में रहेगा। जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, रात होती है, और यही कारण है जहां पे सूर्य का प्रकाश आधे भाग पे गिरता रहता है। अब आप कहेंगे पृथ्वी स्थिर थोड़ी है। अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन जिस स्पीड से वो घूम रही है, जो जो क्षेत्र प्रकाश के सामने आता जाएगा वहां पर दिन चढ़ता जाएगा, और जो जो प्रकाश के पीछे चलता चला जाएगा वहां सूर्य छिपा हुआ मान लिया जाएगा। यही तो है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है और कर्व्ड सरफेस है, यानी वर्तीय सतह है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है, यानी चमकदार हमारा वो हिस्सा कहलाएगा, गोले का हिस्सा कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर सूर्य इधर से आ रहा है, सूर्य की रोशनी इधर से आ रही है, तो इतना हिस्सा, इधर का जो हिस्सा है वो सूर्य के प्रकाश में है, इसी को प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। और पीछे का भाग आपको जो नाइट दिखाएगा, और आगे का भाग जो सूर्य की तरफ पड़ेगा वो डे दिखाएगा, दिन दिखाएगा। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। यदि आप चित्र 3.2 में, यानी इसी चित्र में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। उसने लगभग लिखा है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, लगभग अप्रोक्सीमेटली, 24 नहीं है, ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा माइन्यूट अंतर, नेग्लिजिबल टाइप का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी पृथ्वी एक पूरे रोटेशन में यहां से चली और घूम के जब यहीं पर आएगी, इस पूरे रोटेशन को हम क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं। और पृथ्वी भी अब अपना पूरा 360 डिग्री अगर घूमती है तो 24 घंटे में घूम जाती है। दैट्स वाई कि लास्ट चैप्टर में मैंने 360 को 24 से डिवाइड किया था।
अब समझ आया होगा, 360 डिग्री पूरा चक्कर, जहां से शुरू हुई उसी स्थान पर वापस पहुंची, कितना समय लिया? 24 घंटे, 24 आवर। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। और आप इसी, मैंने क्या बताया था पिछली बार, रेलवे की जो घड़ी होती है 24 घंटे पूरे दिखाती है। क्यों दिखाती है? क्योंकि 24 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाते हैं। यानी अगर मैं बात करूं एक दिन और रात की, तो 24 घंटे का समय एक दिन और रात एक रोटेशन पे डिपेंड करते हैं। एक निष्कर्ष निकल के आ सकता है कि बताइए, पृथ्वी पर होने वाले और दिन रात के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं क्या है घूर्णन, यानी रोटेशन। चलिए, जिस 66.5 डिग्री की मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और अगर मैं एक लाइन यहां पे सीधे डाल दूं तो इसके साथ में जो एंगल बनेगा वो 66.5 डिग्री, और ये जो एंगल होगा ये 23.5 डिग्री। ये आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, और ये आपकी मकर रेखा यानी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और पृथ्वी का कक्षीय तल क्या है? ये है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर ये देखें, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये रोशनी में है। यहाँ पे नॉर्थ पोल किसमें है? अंधकार में है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का कारण, ये आप एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। जो इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी ऐसी जानकारी, विश्व स्तरीय जानकारी जिस पर सभी की मान्यता हो, ज्यादातर वो बाहरी जो वैज्ञानिक है उन्होंने दी है, लेकिन आपको अगर भारत से हैं तो आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया है और कहा है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होगा? सूर्य की तरफ आने वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधकार रहेगा तथा पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। कई बार लोग आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि बताइए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बेझिझक अगर मेरे से पढ़े हैं तो ये आंसर देना होगा कि अगर पृथ्वी घूमना, रोटेट करना बंद कर देगी तो पृथ्वी के आधे भाग पर गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां हमेशा प्रकाश प्राप्त होता रहेगा। जो टेरेस्ट्रियल रिफ्लेक्शन है या टेरेस्ट्रियल विकिरण है वो नहीं हो पाएगा, रेडिएशन के द्वारा हीट वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगी। और जो भाग हमेशा अंधकार में रहेगा वहां पर ठंड अधिक हो जाएगी, और जिसके द्वारा पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। तो जीवन संभव के लिए पृथ्वी को घूमना पड़ेगा। पृथ्वी की दूसरी गति को सूर्य के चारों कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। रिवॉल्व करने की बात कर रहा है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। देखें, एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर रही है, लेकिन अगर सन है और ये पृथ्वी है, ये इसका पूरा चक्कर लगाने में 360.5 समय लेती है, यानी लगभग 1 साल। 365.5 लगभग 1 साल। अगर 1/4 को हटा दें तो 365 दिन आपने पढ़े होंगे, साल में 365 दिन होते हैं। तो देखिए 1/4, अगर ये 4 बार जोड़ दिया जाए, अगर ये 4 बार जोड़ दिया जाए, भाई 1 साल का ये, 1 साल का ये, 1 साल का ये, 1 साल का ये, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो कितना आ जाएगा आंसर? 1। यानी एक दिन हर 4 साल में बढ़ जाएगा, एक दिन हर 4 साल में बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे 4 साल में फरवरी एक बार 29 दिन की और बाकी सामान्य वर्षों में 28 दिन की होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, क्योंकि ये जो साल होगा ये 4 से विभाजित हो जाएगा। लीप सेंचुरी की अगर बात करें, शताब्दी की बात करें, तो उसको 400 से डिवाइड होना चाहिए। वो आगे की बात है, वो आगे करेंगे। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं, तो सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। यानी कि अगर मैं 1/4 डे की बात करूं तो ये लगभग 6 घंटे के बराबर होता है। अच्छा, मैथ में कमजोर नहीं है तो समझ जाएंगे, अदरवाइज मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। 24 को आप 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो एक साल में से अगर 6 घंटे हुए तो 4 साल में से 6 चौक 24, तो पूरे 24 घंटे। और इसी को तो मैंने पूरा एक दिन बोला है, इसी को तो मैंने पूरा एक दिन बोला है। ध्यान से देखें, इसी को तो बोला है पूरा एक दिन। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये फिगर बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और इस फिगर पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो अब कर लीजिए, मैं बता देता हूं। इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए,
ये पृथ्वी की 4 स्थितियां बताई हुई हैं। देख पा रहे हैं ना? अगर नहीं देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, क्योंकि अगर ये फिगर आपकी समझ में अच्छे से आ गया तो फिर आपके लिए ये चैप्टर का जो जिस्ट है उसका निचोड़ बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए, और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं या चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पृथ्वी की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं, ध्यान से देखिए। पहले जितना बताऊंगा केवल उतने पे फोकस कीजिएगा अगर इस फिगर को अच्छे से समझना है। पृथ्वी की 4 स्थितियां बताई गई हैं। 4 स्थितियों में देख लेते हैं। सबसे पहली 22 दिसंबर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? 22 दिसंबर की बात की गई है। उसके बाद में 21 मार्च की बात की गई है। उसके बाद में 21 जून की बात की गई है। और सबसे अंत में 23 सितंबर की बात की गई। और चारों स्थितियां अलग अलग हैं। अब देखिए, अगर मैं मार्च की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, अच्छा छोड़िए, 4 डेट है। 4 से 12 महीने का साल होता है, एक साल, एक वर्ष होता है। 4 से डिवाइड कीजिए 12 को, 4 तिये 12, यानी 3 महीने में, 3 महीने के बाद हमारी एक डेट आ जानी चाहिए। तो देखिए, जनवरी से काउंट कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हुए, मार्च आ गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए, कितने मार्च की बात की है? 21 मार्च की। कितने जून की बात की है? 21 जून की। कितने सितंबर की बात की है? 23 सितंबर की। कितने दिसंबर की बात की है? 22 दिसंबर की। बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आप भी समझते हैं बहुत कंफ्यूजन होता है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं याद करने का। मार्च से शुरू किया, 3-3 महीने का अंतर लिखा, चारों महीने आपकी टिप्स पे हो गए। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ये 4 डेट आपकी समझ में आई। सूर्य अपनी जगह बना हुआ है। अब हमें यह देखना होगा कि अलग अलग महीने में पृथ्वी के किस हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है। और आप जानते हैं, ऊपर आपकी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे आपकी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। बीच में आपकी विषुवत रेखा है। देखिए, कहां से शुरू करूं? मार्च से शुरू करते हैं। सूर्य के सामने पृथ्वी का कौन सा हिस्सा प्रकाश में है? दक्षिण ध्रुव। ध्यान से देखिएगा, क्या कौन सा हिस्सा? दक्षिण ध्रुव। और ये कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु। और ये विषुव क्या है? इसको बोलते हैं इक्विनोक्स। इसको बोलते हैं इक्विनोक्स। अच्छा, ये बताइए, दक्षिणी ध्रुव सामने है, या मैं कह सकता हूं जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, वो सूर्य के सामने है? जी हां, इक्वेटर सूर्य के सामने है। इस समय इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत यानी परपेंडिकुलर पड़ रही होंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका ये क्षेत्र है, ये आगे का हिस्सा है स्फेरिकल का, इसको 3D शेप में सोचिएगा कि बीच में सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इक्वेटर पे जो बिल्कुल बीच की लाइन है 0 डिग्री की, वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, इसलिए इसको इक्विनोक्स बोलते हैं। और 21 मार्च के दिन बसंत ऋतु में इक्विनोक्स होता है, और इस समय जो पृथ्वी है उस पर इक्विनोक्स की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरी स्थिति, इस स्थिति के अपोजिट स्थिति कब बन रही होगी? 23 सितंबर को। उस समय हमारा जो सूर्य है वो सदर्न हेमिस्फीयर की मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी, और इस समय भी इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। जहां बसंत ऋतु में इक्विनोक्स, यानी इक्वेटर पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़े तो इक्विनोक्स बोल देंगे। तो ये आपका बसंत ऋतु का इक्विनोक्स होगा, और ये आपका शरद ऋतु का इक्विनोक्स होगा। ये देख सकते हैं 23 सितंबर विषुव और बसंत ऋतु में, सॉरी बसंत ऋतु है वहां। एक मिनट, ये आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी ऋतु होगी वो होगी शरद ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी ऋतु होगी बसंत ऋतु। और यहां उत्तरी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु, और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है उसमें आपकी बसंत ऋतु होगी। और 23 सितंबर के दिन मैंने क्या बोला कि सूर्य की जो पृथ्वी की जो गति होगी, यानी सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष के बीच की जो स्थिति होगी, उस समय इक्वेटर पर दोबारा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, इसलिए यहां पर विषुव का दिन होगा।
तो क्वेश्चन आया, बताइए निम्न में से किस दिनांक को विषुव की स्थिति पैदा होती है, और ऑप्शन दे दिए 23 सितंबर, 23 दिसंबर, 23 जनवरी, 23 फरवरी। तो किस दिन होती है? 23 सितंबर को। चलिए, अब केवल दो स्थितियां बची। एक स्थिति में जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के इस तरीके से झुकाव, ये बीच में मैंने क्या बताया था, ये बीच में लाइन है, झुकाव है, टिल्ट है, 23.5 डिग्री का झुकाव है। तो यहां पर इसका जो नॉर्थ पोल है उस पर प्रकाश पड़ेगा, लेकिन जो आपका साउथ पोल है यहां पर अंधकार छाया रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। और यहां पर एक स्थिति बनेगी उत्तरी आयनात की, और आयनात को ही हम बोलते हैं सोलस्टिक। और ये कब होगा? 21 जून को। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने विषुव में तो बताया सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत होंगी, इस स्थिति में क्या होगा? तो बच्चों ध्यान से देखो, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरी आयनात बोला गया है, 21 जून की स्थिति है, भारत में बैठे हैं तो गर्मी की हालत बड़ी बुरी हो जाती है। अगर ये उत्तरी आयनात है तो आप समझ सकते हैं कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें इस समय लंबवत चमक रही होंगी, परपेंडिकुलर। और कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी, वो दिन होगा 21 जून का, और उस समय होगा उत्तरी यानी नॉर्थ सोलेस्टिक, उत्तरी आयनात। इसके ठीक अपोजिट अगर हम देखें तो इस समय स्थिति कुछ ऐसी होगी कि नॉर्थ पोल पर अंधकार होगा और दक्षिण पोल यानी जो साउथ पोल है वो सूर्य की किरणें उस पर चमक रही होंगी। यहां पर 6 महीने का दिन, और यहां पर नॉर्थ पोल पे इस समय 6 महीने का दिन। और जब नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन है तो इस स्थिति में 6 महीने की रात दक्षिणी ध्रुव पर, और इस स्थिति में नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर रात होगी 6 महीने की, और यहां क्या होगा? 6 महीने का दिन होगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, हमने क्या कहा है? दक्षिण आयनात। दक्षिण आयनात का मतलब इस समय सूर्य की किरणें लंबवत परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमक रही होंगी। यही कारण है कि हम इसको बोलते हैं दक्षिण आयनात। आपने देखा होगा मकर संक्रांति हम सेलिब्रेट करते हैं, साल में 2 संक्रांति आती हैं। तो मकर संक्रांति जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और दूसरी जो संक्रांत है उसको सकट संक्रांति या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो उस समय यहां पर संक्रांति की स्थिति पैदा होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस पूरे जो सिस्टम है उसको समझ गए होंगे, इस पूरी फिगर को समझ गए होंगे। यही 4 प्रकार की गतियां हैं और यहीं से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आपका वनडे हो, आपका यूपीएससी हो या आपका कोई भी एग्जाम हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अभी चेक कर लेता हूं और उसका साथ के साथ आपको आंसर कर देता हूं। लेकिन अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो उसका आंसर मैं बाद में भी दे दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा आपको डाउट किस प्रकार का है। चलिए, अब कोई भी आपसे पूछेगा तो आप एकदम से आसानी से बता सकते हैं कि 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। और हाँ, चलिए आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। जब इतनी बात मैं बता ही दी आपको तो चलिए एक छोटी सी बात और बता देता हूं, ये भी काफी हेल्प करने वाली है। 2D में समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं 0 डिग्री है, मान लेते हैं ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा। और ये आपका 23.5 डिग्री साउथ है, यानी कि आपका मकर रेखा। सूर्य की स्थिति मान लेते हैं मार्च में कहां होगी? यहां होगी 0 डिग्री पे। जैसे जैसे जून आएगी उत्तरी गोलार्ध में क्या बढ़ती जाएगी? गर्मी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे सूर्य की स्थिति वापस होना शुरू होगी और वो दोबारा सितंबर में 0 डिग्री पर पहुंचेगा। सितंबर के बाद में नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू होगा और वो मकर रेखा पर कब पहुंचेगा? हमने क्या देखा था? मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर कहां पर? मकर रेखा पर, यानी कि दिसंबर में। और आप देखते हैं दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर्दी होगी तो सूर्य भगवान ने चादर ओढ़ ली।
अरे उस समय सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियां तुलनात्मक रूप से ऐसी होती हैं कि उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है। जिस समय नॉर्थ पोल में सर्दी होती है उसी समय साउथ पोल पर गर्मी होती है, और जिस समय नॉर्थ पोल में गर्मी होती है उसी समय साउथ पोल पर क्या होती है, साउथ पोल की तरफ 0 डिग्री से साउथ पोल की तरफ चलेंगे तो उस समय वहां पर ठंड होती है। यानी जब आप भारत में बैठ के गर्मी का अनुभव करते हैं तो उसकी तुलना में ऑस्ट्रेलिया में उस समय सर्दी रहेगी, और जब आप यहाँ पर बैठकर सर्दी का अनुभव करते हैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है। दिसंबर के बाद में वापस सूर्य लौटने प्रारंभ करता है और मार्च में दोबारा विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। तो देखिए मार्च से चला जून में कर्क रेखा पर, उसके बाद में दोबारा वापस लौटा जून के बाद में सितंबर में 0 डिग्री पर, और सितंबर में वापस जब नीचे की तरफ चला तो दिसंबर में मकर रेखा पर, और वापस लौटा तो मार्च में दोबारा 0 डिग्री पर। ये फिगर आपको काफी मदद करने वाली है अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और किसी चीज को लेके आपको कंफ्यूजन हो गया। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे बन जाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष, वो मैं कैलकुलेशन आपको बता चुका हूं, एक दिन के साल के 6 घंटे तो 4 साल के आपके 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त 6 दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा, ये आपकी एक्सरसाइज है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत व शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। और देखें मौसम पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है भाई। जब सूर्य की स्थिति बनी हुई है विषुवत रेखा पर तो उस समय क्या होगा भाई, अब गर्मी होगी विषुवत रेखा पर, इसलिए उसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होगा वो स्थिति कब होगी, आपकी जून में होगी, तो उस समय गर्मी का मौसम होगा। जब जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, उसी समय दक्षिण गोलार्ध में सर्दी का मौसम होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सापेक्ष रूप से समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से ऋतुएं हमारी बदलती हैं और किस पर निर्भर करती हैं। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए किस कारण ऋतुएं बदलती हैं, तो कारण मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी की जो गतियां होती हैं उनके कारण बदलती है। आगे चलते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, अब ये उसको एक्सप्लेन करेगा जो ऊपर फिगर थी, फिगर आपने देख ली होगी, अपने नोट्स में बना ली होगी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 20 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ऑब्वियसली अगर जून में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा गर्मी है, यानी कि सूर्य की किरणें ज्यादा समय तक हमें प्राप्त होती है, तो वहां पर गर्मी हो जाएगी, गर्मी का मौसम हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करेगा। पृथ्वी की अवस्था को उत्तरी आयना, जिसको मैंने सोलिस्टिक बताया, यानी सोलिस्टिक, एक मिनट, जिसको मैंने सोलिस्टिक बताया। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनात यानी सदर्न, जो आपका सोलिस्टिक है, उस नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? आपने देखा होगा जब 25 दिसंबर का समय होता है तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे ठंड होती है, तो अमेरिका, यूरोप, इन जैसे देशों में क्रिसमस हमेशा ठंडी ऋतु में, ठंडे मौसम में मनाया जाता है। वहां पे बर्फ गिरती रहती है। जबकि
उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उधर रहती है, वहां उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध ज्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, वो गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। ध्यान दीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, यही तो स्थिति बताई थी जब मैंने सूर्य की 2D में बता रहा था मैं आपको। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। विषुव कहा जाता है, यानी इक्वेनोक्स, इक्वेनोक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, शरद ऋतु होती है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण दिन और रात, रोटेशन से, घूर्णन से दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किसकी वजह से? रेवोल्यूशन की वजह से, रिवॉल्व करने की वजह से। आगे चलते हैं। अरे एक्सरसाइज आ गई, चलो अब मजा आएगा, अब आएगा मजा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और फिर हम उसका क्या करते हैं, आंसर करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? बताइए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? नहीं पता? अरे शुरू में बताया था, कक्षीय समतल याद कीजिए जब मैंने चैप्टर पढ़ा था। 66.5 डिग्री पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, 66.5 डिग्री। ठीक है। घूर्णन परिक्रमण को परिभाषित करना है, रोटेशन और रेवोल्यूशन को परिभाषित करना है। बताइए क्या डेफिनेशन होगी? अरे पृथ्वी अपनी धुरी पर अगर घूम रही है तो घूर्णन करेगी, और सूर्य के चारों तरफ अगर घूम रही है तो उसको रिवॉल्व कहेंगे कि परिक्रमण कर रही है। लीप वर्ष क्या है? बताइए लीप वर्ष क्या है? अरे 4 साल में फरवरी का 29 दिन का होने का रीजन मैंने आपको बताया, वही सब लीप वर्ष होने का कारण है। उत्तर व दक्षिण आयनातों में अंतर बताइए। चलिए अंतर बताइए, उत्तरी और दक्षिण आयनातों में क्या अंतर होता है? उत्तरी आयनात कब होगा? 21 जून को, यही बताया था ना। कब होगा? 21 जून को। और 22 दिसंबर को क्या होगा? दक्षिणी आयनात होगा। और आयनात में क्या स्थिति बनती है बताइए? अरे 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, इसलिए कर्क रेखा पर जो दिन होते हैं वो बड़े और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। वहीं दक्षिणी आयनात जो आपका मैंने बताया कि जो आपका दिसंबर है, 22 दिसंबर को जो दक्षिणी ध्रुव है, जो दक्षिण हेमिस्फीयर है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर मकर रेखा पर लंबवत किरणें चमकती हैं सूर्य की। उस समय वहां पर जो दिन है वो 24 घंटे का और रातें छोटी होती हैं। विषुव क्या है बताइए? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बताइए क्या होता है? अभी बताया था मैंने, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन सूर्य की किरणें कहां पर? इक्वेटर पर लंबवत चमकती हैं, इसलिए वहां पर इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर व दक्षिण का आयनात अलग अलग समय में होता है, क्यों? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में जब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर व दक्षिण का आयनात अलग अलग होता है। अरे जब उत्तरी गोलार्ध में आयनात होगा उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहेगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या रहेगी? सर्द ऋतु रहेगी। और वहीं जब हम दक्षिणी आयनात की बात करेंगे तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी? गर्मी रहेगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? सर्दी रहेगी। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी उस समय उत्तरी गोलार्ध का जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल, वहां पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होगी। कारण क्या है कि 6 महीने तक लगातार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बनी रहेगी, इंटेंसिटी कम होगी, तीव्रता कम होगी। वहीं जब स्थिति पलटेगी, इसके अपोजिट, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी। आगे चलते हैं। देखा कितना आसान है चैप्टर पढ़ के आंसर करना, और साथ में एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। बस आप क्या कीजिएगा, फोकस यहीं पे रखिएगा। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है, सूर्य के चारों ओर, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बताया था क्वेश्चन जरूर आता है, परिक्रमण। अगर वो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की बात करता तो उसको हम घूर्णन कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं? बताओ भाई, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? बताओ किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, बिल्कुल सही। कहां पर बात कर रहा है? 21 मार्च और 23 सितंबर, और 22 दिसंबर और 21 जून, वहां पर क्या होता है? आयनात होता है, और यहां पे क्या होता है? विषुव होता है।
गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। बताया था ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी, बर्फ गिरती रहेगी, ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी होती है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है? तो किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण। आगे देख लेते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या बताइए कितनी होती है? एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या फटाफट बताइए। 366 बता चुका हूं गधो। 365 सही, 1/4 यानी हर 4 साल में एक दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं, बताइए पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। आगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, स्थिर कक्षा में। किस में? स्थिर कक्षा में। 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किसकी बात कर रहा है? 21 जून की। यानी आपके भारत में उस समय गर्मी होती है और आपका भारत कर्क रेखा आपके भारत के लगभग बीच से गुजरती है, तो उस समय स्थिति होती है 21 जून की। तो किस रेखा पर? कर्क पर। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। किस ऋतु में आपके यहां दिन छोटे होते हैं? बताइए। शीत ऋतु में। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उतनी मात्रा तक, उतने समय के तक नहीं मिल पाता है और इंटेंसिटी भी कम होती है। आगे देख लेते हैं अगर कुछ बचा है तो। आगे कुछ नहीं, आगे खेल बचे हैं। ये खेल आप खुद से खेलना। आज का जो चैप्टर था वो अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उम्मीद है आपको जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ में, ताकि एक बार ये एनसीईआरटी की वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए बारीकी से बारीकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। जो फिगर है उनका भरपूर प्रयास कर रहा हूं, फिगर के रूप में या फ्लो चार्ट के रूप में उन चीजों को आपको समझा सकूं। इन्हीं चीजों को अलग अलग राइटर्स ने अपनी किताब छापी और उसमें अलग अलग तरीके से उनको लिख दिया। लेकिन जो एनसीईआरटी आपको दे सकती हैं, यानी हमें एनसीईआरटी से जो हम जिस्ट निकालते हैं अपने जो तरीके हैं उनसे, युक्तियों से, वो हमारी स्ट्रेटेजी होती है। और हमेशा अगर आपको सफलता पानी है तो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के रखिए। इसी प्रकार आपके सामने एनसीईआरटी की ये सीरीज इंटरेस्टिंग बनती चली जाएगी। बने रहिए मेरे साथ वेदांत आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। मैं विशाल चौधरी।